रुख करते हैं और बात करते हैं जस्टिस वर्मा को लेकर। अब जस्टिस वर्मा कितना जस्टिस दे पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन जो उनकी जांच की आंच है, यानी वो जो अधजले नोट हैं जो कि दिल्ली के दिल लुटियन जोन से निकले, पुलिस की जांच में लगातार तेजी आ रही है। पुलिस इस मामले की अगर बात की है तो जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की बात कही गई। वहां भी लोगों ने कहा कि भाई हमें इस तरह का जज वहां नहीं चाहिए। तो जस्टिस वर्मा पर विवाद जारी है। जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। अब इनमें इलाहाबाद, लखनऊ, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और जबलपुर बार एसोसिएशन भी शामिल है। तो आइए अब ये समझते हैं कि इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कैश कांड में आखिर हुआ क्या, पूरा टाइमलाइन आपको समझाएंगे। तो 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर होली के दिन आग लगी। दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में क्या मिला? 500 के अधजले नोट। होली के दिन जो रंग है वो रंग कहीं ना कहीं भंग डालते हुए नजर आए जस्टिस वर्मा के लिए। 21 मार्च को यह मामला राज्यसभा में उठाया गया, यानी कि संसद तक पहुंच गया मामला, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन 22 मार्च को करने की बात कही गई। उसी 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जले हुए नोटों का वीडियो भी जारी किया गया। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा से जो उनका न्यायिक कार्यभार था उसे वापस लिया गया। 24 मार्च को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया गया, और 25 मार्च को जो जांच समिति है उसने जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, ताकि कुछ राज सामने निकल कर आए। 25 मार्च की अगर बात की जाए तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और इसी 25 मार्च को इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उसने हड़ताल शुरू की कि भाई हमें वो नहीं चाहिए, और 26 मार्च को स्टोर रूम से को सील किया गया और सीसीटीवी और डीवीआर भी जब्त की गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, सवाल मेरा यहाँ पर ये कि क्या अब विकल्प बचते हैं जस्टिस वर्मा के पास? आंचल, देखिए, जहां तक जस्टिस वर्मा की बात है तो उनके पास विकल्प कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वेट करना है अब कि वो जांच समिति जो रिपोर्ट देगी उसमें क्या बातें कही जाती हैं, क्योंकि जो मुख्य यहां पर पूरा आरोप था उसको देखते हुए जैसे दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसमें आगे गहन जांच की जरूरत है, और उन्होंने एक बात और कही थी कि किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश करने की उनको कोई ऐसी वजह नहीं दिखती कि किसी बाहरी व्यक्ति का वहां प्रवेश हो सकता है सिवाय स्टाफ, सीपीडब्ल्यूडी के लोगों और जस्टिस वर्मा के परिवार के सदस्य। तो इनके अलावा बाहर से किसी के एंट्री का कोई सवाल नहीं उठता। इन दो महत्वपूर्ण इनपुट्स के साथ आगे जांच की बात कही गई थी। उसके बाद आप याद करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की जिसमें 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाईकोर्ट के। तो ये समिति अपनी जांच कर रही है। इस बीच आपने अभी जैसे बताया कि कुछ बार एसोसिएशंस के लोग, स्टेट बार एसोसिएशंस के लोग प्रतिनिधि आज यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए थे। सुबह उन्होंने अनुमति मांगी थी सीजीआई से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। वो अनुमति आंचल उनको मिल गई है, तो वो जाकर के अपनी उनके जो शंकाएं हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनको सीजीआई के सामने रखेंगे। विशेष रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन की क्या बात वहां पर उनकी तरफ से रखी जाती है, ये जरूर और ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आप देखें कि बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर की जैसी खबरें आई थी उन्होंने एक रिलीज निकाल करके इसका कड़ा विरोध किया था। तो अभी चीफ जस्टिस के साथ उनकी जो बातचीत होगी उसके बाद ये बात पता चल पाएगी कि आखिर वहां इस चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकला। क्या अभी भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उसी अपने रवैये पर अडिग है कि जस्टिस वर्मा को वहां पर उनको ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और वहां वो अगर ऐसा होता है तो वो न केवल कोर्ट का बहिष्कार करेंगे उनका, बल्कि हड़ताल भी करेंगे। तो ये सारी चीजें इस लिहाज से जो अभी जो बैठक सीजीआई के साथ होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे थे तो कई अखबारों में ये भी था कि क्या उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है या वो खुद अपनी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? आंचल, देखिए, अभी तक हम अगर इतिहास की बात करें तो किसी भी जज के खिलाफ ये जो रिमूवल प्रोसीजर होता है इसको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ जजेस के खिलाफ जो लाया गया ये रिमूवल का पूरा जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। जहां तक किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ इस तरह आपराधिक कार्रवाई की बात है तो इसमें जो एफआईआर करनी होती है उसके लिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक अनुमति चाहिए होती है, एक ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है। उसके बाद ही पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज करती है ऐसे मामलों में और आगे जांच शुरू होती है। जब बात इतनी गंभीर हो जाती है तो जाहिर है सीधे संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि फलां जज को
हटाया जाना चाहिए उनके पद से, और इसको लेकर के ये प्रस्ताव को दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पारित करना होता है। जी। उसके बाद ही उनको पद से हटाया जाता है। जी। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़े, क्योंकि जैसे ही आरोप लगे और संबंधित जज को लगा कि अब उनको हटना ही होगा, तो वो रिजाइन उन्होंने दे दिया। इस तरह के जो 2-3 मामले आए हैं पहले। चलिए, तो ये मान इस सकते मामले हैं में कि क्या होगा रिपोर्ट के बाद साफ बिल्कुल, तो जस्टिस वर्मा के पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना कर चले। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के साथ।